सो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सीए हेमंत। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, हमने लास्ट सेशंस में जीएसटी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया। दोस्तों, उसमें हमने डिस्कस किया कि जीएसटी में सप्लाई किसको बोलते हैं। दोस्तों, जीएसटी में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो होता है वो होता है टैक्सेबल इवेंट। और टैक्सेबल इवेंट जो है, ओके, यहाँ पे गुड्स का सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट माना गया है। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट माना गया है। हमने लास्ट सेशंस में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, जिससे हमको समझ में आ गया कि टैक्सेबल इवेंट क्या है जीएसटी में, दैट इज सप्लाई। और कैसे सप्लाई माना जाएगा, क्या चीज होगा तो सप्लाई माना जाएगा, व्हाट आर द क्रिटिकल एलिमेंट्स इन इन्वॉल्विंग इन सप्लाई। दोस्तों, मोटा मोटी जो मेरे को समझा, मैंने तीन चीज कहा आपको। मैंने सप्लाई का एग्जाम्पल समझाया। मैंने आपको बताया कि जिस सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कंसिडरेशन और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो मैंने आपको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। मैंने आपको कंसिडरेशन टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया। ओके, फिर हम लोग जो है, ओके, सेक्शन 7(1) में क्लॉज ए के बाद में क्लॉज AA में आ गए थे। हमने कहा था जी, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स के लिए, ओके, यहाँ पे कोई सर्विसेज या कोई प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी देता है, तो उस केस में उसको भी सप्लायर माना जाएगा, अगर वो कुछ कंसिडरेशन उसके बदले में ले रहा है तो। ठीक है, फिर हम सेक्शन 171B में आ गए थे दोस्तों। सेक्शन 71B कहता है कि अगर आपने सर्विस इंपोर्ट कर रखा है, तो आपने चाहे कंसिडरेशन के लिए सर्विस इंपोर्ट किया हो, ओके, अगर आपने कंसिडरेशन के लिए सर्विस इंपोर्ट किया है, तो आगे बिजनेस के लिए इंपोर्ट किया हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड इंपोर्ट किया हो, तो आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ओके, आपके ऊपर मतलब सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। फिर हमने देखा था सेक्शन 71C, उसमें लिखा हुआ था जो एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 वाली है, उसको अगर आप विथआउट कंसिडरेशन भी परफॉर्म करेंगे, तो उस केस में, ओके, यहाँ पे उसको भी सप्लाई माना जाएगा। उसमें हमने दोस्तों चार चीजें डिस्कस करी थी बड़ा ही एलोबोरेटिव मैनर में। हमने उसमें डिस्कस किया था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑफ। अगर आपने बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर कर रखा है, जिसमें आपने आईटीसी अवेल किया हुआ है, तो उसको जो है, ओके, यहाँ पे, ओके, सप्लाई माना जाएगा, भले आप बिना कंसिडरेशन के उसको दिए हो। दोस्तों, अगर मैंने बिना कंसिडरेशन की कोई चीज कर ली, तो उसका वैल्यू कैसे निकालूंगा, उस पे जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा दोस्तों, वो हमने वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में डिस्कस करना है। फिर हमने जो है, ओके, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल नंबर, ओके, यहाँ पे 1 में आ गए थे। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था अगर रिलेटेड पर्सन, ओके, या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होगा, तो उस केस में उसको भी सप्लाई, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन भी होगा, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। दोस्तों, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि हमको, ओके, रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होगा। उसमें हमने देखा था जी, रिलेटेड पर्सन का मतलब होता है, ओके, हमने क्या देखा था दोस्तों, रिलेटेड पर्सन का मतलब देखा था। रिलेटेड पर्सन क्या होता है, रिलेटेड पर्सन का हमने डेफिनेशंस पढ़े थे, जिसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस करी थी दोस्तों, आपको याद हो। फिर हमने डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर के बारे में डिस्कशन किया था। समझ में आई मेरी बात दोस्तों। फिर हमने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कैसे करते हैं, अगर सेम स्टेट में आपके दो एस्टेब्लिशमेंट है, अगर सेकंड एस्टेब्लिशमेंट को आप जो है, ओके, एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करेंगे, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। हमने ये भी डिस्कस किया था दोस्तों। फिर हमने प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में आ गए थे। हमने उसमें बड़ा ही एलोबरेटिव डिस्कशन किया था कि अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू करता होगा, तो उस केस में उसको सप्लायर माना जाएगा, अदरवाइज उसको सप्लायर नहीं माना जाएगा दोस्तों। फिर हम लोग ने एक डिस्कशन किया था कि अगर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट किया है, ओके, अगर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया होगा, तो उस केस में उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। ओके, सॉरी, उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर दोस्तों, हमने अब देख लिया भाई, हमने हमने कोई चीज को, पर्टिकुलर चीजों को सप्लाई क्लासीफाई कर लिया। अब सप्लाई क्लासीफाई करने के बाद उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाए या उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाए, ऐसा हमने शेड्यूल नंबर 2 में पढ़ लिया।
शेड्यूल नंबर 2 में भी हमने बड़ा ही एलोबरेटिव डिस्कशन कर लिया। उसमें हमने देखा कि अगर ट्रांसफर किया होगा तो क्या होगा, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग का केस होगा तो क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाइड किया होगा किसी पर्सन की गुड्स पे तो क्या होगा। फिर हमने ओके और भी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पढ़े, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पढ़े। ओके यहाँ पे ओके यहाँ पे अग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट और टॉलरेटेड सिचुएशंस के बारे में हमने डिस्कशन किया, उस पर बड़ा ही एलोबोरेटिव डिस्कशन हुआ था क्या चीज को, सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर हमने कहा जी बिजनेस एसेट्स को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस केस में क्या इम्प्लीकेशन होगा, उसको सर्विस मानेंगे गुड्स मानेंगे, हमने उसमें बहुत सारे कंडीशंस पढ़े। फिर हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज को डिस्कशन किया। दोस्तों ये सारा चीज डिस्कशन करने के बाद मैं सप्लाई की जो बेसिक डेफिनेशन थी सेक्शन 7 में दोस्तों उसमें आता हूँ। उसमें मैंने सेक्शन 7 वाला पार्ट कवर कर लिया, उसके बाद मैंने उसमें सेक्शन नंबर 7(1)(a) वाला पार्ट कवर कर लिया दोस्तों। आज हम लोग सेक्शन नंबर 7(2) कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, जो सप्लाई की डेफिनेशन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ये शेड्यूल नंबर 3 क्या कहता है। हाँ जी देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, गवर्नमेंट के ने 3 चीजों से किसी को भी गुड्स को यहाँ पे जीएसटी के परव्यू से बाहर कर सकते हैं। पहला उन्होंने कहा नॉन जीएसटी सप्लाई, जो शेड्यूल नंबर 3 में स्पेसिफाई किया गया। शेड्यूल नंबर 3 में दोस्तों कुछ सप्लाई स्पेसिफाई किए गए हैं जिसको नॉन जीएसटी सप्लाई माना जाएगा, दैट इज उसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा जिसपे जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों। समझ में आई मेरी बात। दूसरा, गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन ला करके भी किसी चीज को नॉन जीएसटी सप्लाई डिक्लेयर कर सकती है। या नॉन सप्लाई बाय सर्कुलर, या सर्कुलर ला करके भी गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को बता रखा है, क्लैरिफाई कर रखा है कि भैया ये सप्लाई नहीं है। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल नंबर दोस्तों फॉर नॉन जीएसटी सप्लाई स्पेसिफाई किया गया है। कुछ नॉन जीएसटी सप्लाई दोस्तों स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल नंबर 3 में। उसमें सबसे पहला लिखा हुआ है दैट इज सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों अगर एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दिया होगा इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई सर्विस दिया होगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के परव्यू में कोई सर्विसेज दिया होगा, तो उस केस में उसको नॉन जीएसटी सप्लाई माना जाएगा। सर लेकिन आप तो कल बोल रहे थे कि अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट दिया होगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को तो उस पर जीएसटी लगेगा। दोस्तों मैं आज भी वही बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि जीएसटी नहीं लगेगा। हमने कह रहे जी यहाँ पर सर्विसेज की बात हो रही है। अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कुछ सर्विस दिया होगा, उसके बदले में उसको सैलरी मिल रही होगी, तो सैलरी पे जीएसटी नहीं आएगा। ये वही बोल रहे हैं। देखिए एग्जांपल, द सर्विस व्हिच आर रेंडर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वुड बी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 3 सॉरी। दोस्तों जो एम्प्लॉय, मेरी बात समझिएगा, जो एम्प्लॉय कंपनी के रोल में होते हैं सेक्शन 192 में दोस्तों, जिनका टीडीएस डिडक्ट होता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे अगर किसी को सर्विस दे रखा है, तो उस केस में उसमें शेड्यूल 3 का बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपकी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से उठा रखे हैं। सबसे पहली बात उसने कहा जी सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस बाय अ पर्सन टू अनदर, दैट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, आर नॉट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर मैंने प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे कोई सर्विस दिया होगा तो उस केस में दोस्तों जीएसटी लगेगा। दूसरा, एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कंपीटिंग बिजनेस इज पेड फॉर प्रोवाइडिंग द फीस ऑफ सर्विस ऑफ फॉरबेरेंस टू एन एक्ट एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय है, वो छोड़ करके चला गया। अब आपको ये मन में डर है कि भाई कहीं कॉम्पिटिटर को मेरे ज्वाइन ना कर ले, तो मैंने क्या किया, उसको कुछ कंपेंसेशन दे दिया, तो उस केस में क्या वो सप्लाई माना जाएगा? आंसर इज यस। सर वो लेकिन वो शेड्यूल 3 क्यों नहीं माना जाएगा, वो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि दोस्तों आपका जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट है वो तो खत्म हो गया।
मुझे बताइए, क्या आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बचा है क्या, कि वो खत्म हो गया? समझ में आई मेरी बात? अगर एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दिया है, ओके, वो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा दोस्तों। समझ में आई मेरी बात? इसका मतलब अगर कोई एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सर्विस दे रहा है, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, वो तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे सर्विस दे रहा है, तो उस केस में जीएसटी लगेगा दोस्तों। समझ में आई मेरी बात? आप एग्जाम्पल को रीड करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों, ओके, सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। दोस्तों, ओके, हमारी कोई कोर्ट होती है या ट्राइब्यूनल होती है, ओके, जो इस्टेब्लिश्ड की है किसी लॉ के अंदर में, ओके, वो अगर कोई भी सर्विसेज देते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। दोस्तों देखिए, मैंने एक फोटो लगा रखा है यहाँ पे, हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट है ये जजमेंट पास करते हैं। आपके यहाँ कोई डिस्प्यूट होता है तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, सेशन कोर्ट जाते हैं। दोस्तों, कोर्ट की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये न्यायपालिका है, इनकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता दोस्तों। ये तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने वर्ड लिखा है ट्राइब्यूनल। दोस्तों, ट्राइब्यूनल क्या होता है? आपने कंपनी लॉ में देखा होगा, आपके पास एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इनकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता, इनको नॉन जीएसटी बोला गया। दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, इनको सप्लाई नहीं माना जाएगा दोस्तों। समझ में आई मेरी बात? बोलिए मेरे साथ में फटाफट से। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, टेक्निकल वर्ड से बड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा जी, एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देगा, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देगा, तो उस केस में उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। इसका मतलब हमने कहा कि अगर अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सर्विस रेंडर किया है, दैट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे सर्विसेज दे रखा है, तो उस केस में जीएसटी आएगा दोस्तों। दूसरा, हमने कहा कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल जो किसी लॉ के अंदर में एस्टेब्लिश हो रखे हैं, तो उस केस में ओके, यहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा, इसको सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने कहा कि ड्यूटीज जो परफॉर्म किया जाता है बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी एक्सेट्रा। देखिए दोस्तों, इसके अंदर इसका मतलब ये है, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोजीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी पर्सन, कोई भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है दोस्तों, जैसे भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, ओके, भारत के प्रधानमंत्री, ओके, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी, चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, दे आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़े ना, दे आर इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सर मेरे मन में एक डाउट आ रहा है दोस्त। सर, मेरे को ये लग रहा है, जैसे मान लीजिए अभी मैं गया था ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, तो वहां पर एक मैडम बैठी थी जो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का ड्राइविंग टेस्ट ले रही थी। उसको अगर गवर्नमेंट से कुछ रेमुनरेशन मिल रहा होगा, तो क्या सर उसके सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा? आंसर इज नहीं लगेगा दोस्तों, वो तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हो गया। ये जो लोग होते हैं, ये भारत के संवैधानिक पोस्ट पे बैठे होते हैं, दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन। ये बिल्कुल भी ओके एम्प्लॉय नहीं माने जाते हैं गवर्नमेंट, ये खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट पे बैठे हैं दोस्तों। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो ओथ होती है दोस्तों, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ होती है। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसके बदले में गवर्नमेंट इनको जो पैसा देती है, दे आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। पहली चीज तो क्लियर कर लो, दे आर इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो इनको जो भी रेमुनरेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। एक तो ये लोग जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ पंचायत, अध्यक्ष, दोस्तों ये लोग हमारे देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये लॉ पास करते हैं, दे आर द लॉ मेकर्स, दे आर द प्राइम इंटरफेस ऑफ अवर कंट्री। इनके सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता।
समझ में आई मेरी बात? तो उन्होंने बोला सबसे पहली बात, अगर फंक्शन परफॉर्म किया गया है एमपीएमएलए की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं आएगा। कोई भी पर्सन अगर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पोस्ट होल्ड करता होगा तो उसकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं आएगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ बॉडी स्टेब्लिश्ड। मान लीजिए सेबी का चेयरपर्सन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन है, इनकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो हमने तीन सर्विसेज पढ़ा जो नॉन जीएसटी सप्लाई ट्रीट किया गया। पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके। दूसरा हमने डिस्कस किया दोस्तों, सर्विसेज परफॉर्म बाय द पर्सन, ओके, हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। और फिर हमने पढ़ा था सर्विसेज परफॉर्म बाय द कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। दोस्तों फटाफट से एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा दोस्तों हमने डिस्कस किया सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल established अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तीसरा हमने डिस्कस किया ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन, ओके, यहाँ पे विच होल्ड्स एनी पोस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, तो उनकी सर्विसेज पे भी जीएसटी चार्ज नहीं हो। नेक्स्ट दोस्तों, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉनिटरी इंक्लूडिंग दी मॉर्चरी इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। दोस्तों अगर आप फ्यूनरल की सर्विसेज देते हैं, फ्यूनरल मतलब शमशान घाट की जो सर्विसेज होती है दोस्तों लोगों को जलाने के लिए, या ब्यूरियल या क्रेमेटोरियम कफन दफन की दोस्तों जो सर्विसेज होती है, या डिसीज्ड मतलब मरने के बाद जो स्वर्गरथ चलाया जाता है उसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी दोस्तों जीएसटी, उसको नॉन जीएसटी ट्रीट किया गया, उसको कह दिया जी ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। समझ में आई मेरी बात? एनी डाउट ऑन दिस? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई एम वेरी मच प्लीज टू रिप्लाई यू ऑल। ओके, चलिए फिफ्थ सर्विसेज हमको डिस्कस करना है, दैट इज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग वेयर एंटायर सेल कंसिडरेशन इज रिसीव्ड ऑन अर्लीस्ट ऑफ सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। दोस्तों हमने ओके कल डिस्कशन किया था, हमने वहां पर हमने क्या कहा था 5B में, पैरा 5B में, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग फ्लैट्स for the intended for sale to the buyer by the builder is considered as supply of service, और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन जो है, अगर एंटायर सेल कंसिडरेशन जो है दोस्तों, ओके, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी पे मिलता है तो उस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होता। समझ में आई मेरी बात? चलिए नेक्स्ट, ऑक्शनेबल क्लेम। हमने जी गुड्स का डेफिनेशन डिस्कस किया था, तो हमने कहा था जी ऑक्शनेबल क्लेम जो होते हैं उसको भी गुड्स माना जाता है, लेकिन उन्होंने बोला ऑक्शनेबल क्लेम कुछ स्पेसिफाइड ऑक्शनेबल क्लेम होते हैं, केवल इन्हीं को ऑक्शनेबल क्लेम ट्रीट किया, बाकी को नॉन सप्लाई में डाल दिया। उन्होंने कहा ऑक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड, मतलब जो हमने बता रखा है इन ऑक्शनेबल क्लेम को छोड़ के अगर इसके अलावा कोई ऑक्शनेबल क्लेम होगा तो उस केस में ओके उसको सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। समझ में आई मेरी बात? दोस्तों देखो देखो ध्यान दो, सेल ऑफ लैंड ऊपर जो लिखा हुआ है सेल ऑफ लैंड, दोस्तों लैंड की सेल पे नहीं लगता जीएसटी, और सब्जेक्ट टू पैरा 5 सेल ऑफ बिल्डिंग वेयर एंटायर सेल कंसिडरेशन इज रिसीव्ड ऑन अर्लीस्ट ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। ऑक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड, दोस्तों क्या वर्ड लिखा हुआ है अदर देन स्पेसिफाइड, मतलब स्पेसिफाइड ऑक्शनेबल क्लेम को छोड़ करके और कोई ऑक्शनेबल क्लेम नहीं ट्रीट किया जाए। Any doubt on this?
समझ में आई मेरी बात? यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों, ये बोला ना वेयर एंटायर सेल कंसिडरेशन इज रिसीव्ड ऑन अर्लीस्ट ऑफ, आफ्टर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर वर्ड, रिसीव्ड आफ्टर, यहाँ पर एक वर्ड आएगा दोस्तों आफ्टर, थोड़ा सा मैं समझ में आई मेरी बात? आफ्टर अर्लीस्ट ऑफ दिस हिस्ट्री और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, क्योंकि दोस्तों जैसे ही बिल्डिंग पे ओके यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है या लोग वहां पर रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद अगर कोई भी कंसिडरेशन मिलता है तो उस केस में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गया दोस्तों, अब उस पे जीएसटी नहीं आ सकता, वही लिखा हुआ है। चलिए, बैटिंग, यहाँ पर उन्होंने बोला जी बैटिंग, कसिनोस, ठीक है, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, दोस्तों इन्हीं को ऑक्शनेबल क्लेम ट्रीट किया गया, इसके अलावा और किसी को भी ऑक्शनेबल क्लेम ट्रीट नहीं किया गया। देखिए दोस्तों मैंने नीचे फोटो लगा रखे हैं, ये हो गया अपना बैटिंग, हॉर्स रेसिंग, ठीक है, इसके बाद में ये लॉटरी हो गया दोस्तों, ये कासिनो हो गया, यहाँ पर ओके इसको ऑक्शनेबल क्लेम ट्रीट किया गया है। ओके, तो दोस्तों ऑनलाइन गेम्स के बारे में भी बोला गया यहाँ पे कि ऑनलाइन मनी गैम्बलिंग जो है ओके इसको भी ऑक्शनेबल क्लेम ट्रीट किया गया है। तो बैटिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ओके, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, अगर ये टाइप ये होंगे ऑक्शनेबल क्लेम, अगर इनसे रिलेटेड ऑक्शनेबल क्लेम होगा तो ही उसको जो है ऑक्शनेबल क्लेम ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और ऑक्शनेबल क्लेम होगा, सपोज कोई डिग्री ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर होगा, ओके, कोई लोन का रिपेमेंट होगा, तो उस केस में ओके यहाँ पे जीएसटी ओके नहीं आएगा दोस्तों। ऑनलाइन गेम्स क्या होता है? पीपल डिपॉजिट मनी प्लस मनी वर्थ प्लस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। लोग क्या करते हैं ऑनलाइन गेम्स में? मनी डालते हैं, रमी, रमी सर्कल, ड्रीम 11 दोस्तों आपने देखा होगा, वहां पे लोग क्या होता है मनी डिपॉजिट करते हैं, मनी वर्थ या वर्चुअल डिजिटल एसेट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग ऑफ द मनी, ठीक है, वेदर दे आर बेस्ड ऑन स्किल, चांस और बोथ इंक्लूडिंग परमिटेड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स और नॉट। मतलब उनका ये कहना है जी कि ये जो स्किल बेस्ड गेम होता है या चांस बेस्ड गेम होता है या दोनों हो सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग परमिटेड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और नॉट। दोस्तों चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग परमिट किया हो या ना किया हो, अभी की रिसेंट लोकसभा अमेंडमेंट, लोकसभा में एक बिल उन्होंने पास किया, राज्यसभा में भी बिल पास हो गया, आई थिंक सो लॉ भी बन गया है। उन्होंने बोला ऑनलाइन गेम्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया दोस्तों, समझ में आई मेरी बात? तो जीएसटी को मतलब नहीं, जीएसटी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट थोड़े ना है दोस्तों, इनका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने बोल रखा है जी आप अगर ऑनलाइन गेम्स चलाते हैं दैट इज एन ऑक्शनेबल क्लेम। ऑक्शनेबल मतलब क्या? विच इज एनफोर्सेबल योर राइट, विच इज एनफोर्सेबल राइट्स। समझ में आई मेरी बात? देखिए, दस अदर देन अबव, ऑल अदर देन अबव अदर ऑक्शनेबल क्लेम, जैसे सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑक्शनेबल क्लेम आर right to recover the insurance money, claim for arrear of rent, claim for future rent if this can be assigned, unsecured loan, unsecured debenture, bills of exchange, promissory note, बैंक गारंटी, फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों ये सारे तो ऑक्शनेबल क्लेम है विच यू कैन इन्फोर्स, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, नॉट इक्वल इन टू सप्लाई, ठीक है दोस्तों। अब नॉन सप्लाई बाय नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन ला करके बताया है कि ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। पहला, द फ्यू सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी आर नॉट कॉल्ड एज सप्लाई। कुछ सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी देते हैं उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा म्यूनसिपैलिटी क्लीनिंग की सर्विसेज देता है, गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन की सर्विसेज देती है, फ्री फूड की सर्विसेज देती है, मिड डे मील देती है, जिसमें वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी इंगेज होते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता दोस्तों। जैसे देखिए, पहले उन्होंने बोल रखा है जी एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत म्यूनसिपैलिटी फंक्शन, अगर पंचायत या म्यूनसिपैलिटी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ओके तो यहाँ पे उसको ना गुड्स माना जाएगा ना सर्विसेज माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा म्यूनसिपैलिटी वाले आपसे म्यूनसिपल टैक्स लेते हैं दोस्तों, ओके, जिसमें वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स है ना, क्लीनिंग टैक्स,
इसके बदले में आपको वो क्लीनिंग की यहाँ पर सर्विसेज देते हैं, आपके रोड लाइट के मेंटेनेंस की सर्विसेज देते हैं, इसके ऊपर जीएसटी थोड़ा ना आएगा। उन्होंने बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू द फंक्शन एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत आर नाइदर ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट दोस्तों, अल्कोहलिक लिकर जो होता है वो स्कोप से बाहर है जीएसटी के, लेकिन अल्कोहलिक लिकर को बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, उस लाइसेंस की एक फीस दी जाती है गवर्नमेंट को। उन्होंने बोला एनी सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट आर नाइदर ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे फीस फॉर ग्रांट, अगर दारू की लाइसेंस देने के लिए गवर्नमेंट ने कोई फीस लिया होगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन ला करके चीजों को नॉन जीएसटी सप्लाई बताया है, दूसरा शेड्यूल 3 में बता दिया, और तीसरा उन्होंने कहा जी सर्कुलर लाके कुछ क्लैरिटी किया है जहां पर कुछ चीजों को सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नॉन जीएसटी सप्लाई बाय सर्कुलर, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप कहीं से ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है रायपुर में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रायपुर से बस पकड़ा आपने और रायपुर से आप इंदौर जा रहे हैं, तो दोस्तों आप जा रहे हैं तो बस वाली जो कंपनी आपको एक सर्विस दे रही है, दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। या आपने देखा होगा कि जैसे कोरबा में कोयले की माइंस है, तो माइंस से कोयला निकाल करके सपोज मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा है, उड़ीसा ले जाया जा रहा है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो मोड्स ऑफ कन्वेंस यूज करते हैं आप जाने के लिए, ठीक है, ये जो आप मोड्स ऑफ कन्वेंस देख पा रहे होंगे, ठीक है, ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, बाईसाइकिल, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। दोस्तों इन कन्वेंस के साथ साथ जैसे मान लीजिए आपने, ये क्या कहना चाहते हैं समझिएगा बात, ये कहना चाहते हैं जी सपोज आपने गाड़ी आपके पास सपोज एक गाड़ी है, ठीक है, ये आपके पास सपोज एक गाड़ी है, आप इस गाड़ी में कुछ सामान भर करके लेके जा रहे हैं, दोस्तों सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, साथ में ये कन्वेंस भी तो जा रहा है, तो गाड़ी भी तो सप्लाई हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? ये क्या कहना चाहते हैं कि आप जब पैसेंजर को लेके जा रहे हैं तो साथ में बस भी तो जा रही है दोस्तों, तो क्या उस बस को सप्लाई नहीं माना जाएगा? क्योंकि मूवमेंट तो हो रहा है बस में भी। उन्होंने सर्कुलर दिया, उन्होंने बोला कि सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ पैसेंजर, सप्लाई ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज, अगर आप ट्रेन, बसेस, ट्रक, टैंकर, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, हियर जीएसटी वुड नॉट बी लेविड ऑन द कन्वेंस यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर एक्सेप्ट वेयर सच कन्वेंस आर इटसेल्फ फॉर सेल। वो ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप जिस कन्वेंस का यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोरबा में, ठीक है, आप कोरबा से एक ट्रक है, ठीक है, इस ट्रक में गुड्स भरा हुआ है, ठीक है, इस गुड्स को लेकर के जा रहे हैं मध्य प्रदेश लेकर के जा रहे हैं, तो उस केस में ये जो गुड्स है ये तो सप्लाई हो रहा है, इसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन आप ट्रक बेचने थोड़ी ना जा रहे हैं दोस्तों मार्केट में, ये ट्रक तो आप एज अ मोड ऑफ कन्वेंस यूज कर रहे हैं, आप एज अ मोड ऑफ कन्वेंस यूज कर रहे हैं, आप इसको एज अ मोड ऑफ कन्वेंस यूज कर रहे हैं। सर ये तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, कॉमन सेंस पे ही तो करामात हो जाता है। क्लैरिटी की जरूरी कहाँ पे पड़ती है? जहां पे आदमी के पास कॉमन सेंस होता है। कॉमन सेंस ही दोस्तों गलत इंटरप्रिटेशन कराता है। तो जीएसटी वालों का ये कहना है, या देखा होगा जैसे आपने अगर कोई गाड़ी परचेस कर रखी है, आपकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है, तो दोस्तों टोइंग वैन आता है, टोइंग वैन लेकर के आते हैं लोग, तो टोइंग वैन को सप्लाई थोड़ी ना माना जाएगा। टोइंग वैन तो एज अ फैसिलिटेशन यूज हो रहा है, ठीक है ना, आपका सर्विस का दिया, सर्विस रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करी, आपने कन्वेंस थोड़ी ना बेच दिया। तो इस केस में कोरबा से अगर एमपी जा रहा है कोयला भर के, तो उस केस में ये जो कोल होगा ये इसका सप्लाई माना जाएगा। ये ट्रक थोड़ी ना बेच रहे हैं, ट्रक इज नॉट सेलिंग, यार ट्रक इज नॉट सेलिंग, यहाँ पर आप ट्रक थोड़े ना बेच रहे हैं। तो वो ये सर्कुलर ये कहता है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम करते हैं या आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम करते हैं, ट्रेन से, बसेस से, ट्रेलर से, टिप्पर से, टैंकर से, एयरक्राफ्ट से, तो उस केस में जिस मोड ऑफ कन्वेंस को आप यूज कर रहे हैं
इन लोगों को गुड्स को या पैसेंजर को या रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज को, तो उस केस में उस कन्वेंस पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो कन्वेंस फर्दर सप्लाई के लिए नहीं जा रहा है। अगर आपका कन्वेंस ही बेचने के लिए ले जा रहा है तो बात अलग है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर ये जो मैंने पिक्चर्स लगाई है, इस पिक्चर्स के आगे मैंने क्या लिखा है देखिए, दे आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स वुड नॉट बी अंडर एम्बिट ऑफ जीएसटी बिकॉज दे आर नॉट मींट फॉर सेल। दोस्तों अगर आप फ्लाइट अगर पैसेंजर्स को लेकर के उड़ रहा है तो क्या वो फ्लाइट बेचने के लिए थोड़ी जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई फ्लाइट रायपुर से उड़ के दिल्ली जा रहा है तो पैसेंजर को सर्विस दे रहा है, वो पैसेंजर पे जीएसटी लगा लो, एयर की टिकट पे जीएसटी लगा लो। अब दोस्तों फ्लाइट को थोड़े ना बेचने ले जा रहा है, वो फ्लाइट पे थोड़े ना जीएसटी लगेगा, वही बोल रहा है। समझ में आई मेरी बात? ये सर्कुलर यही बोलता है। नेक्स्ट दोस्तों, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिग टूल्स स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन। दोस्तों आपने देखा होगा इस टाइप के जो क्रेन्स होते हैं, ठीक है, इसको हाई टनेज क्रेन बोला जाता है। इसमें देखिए व्हील्स लगे हुए हैं, ऊपर अटैचमेंट है, क्रेन का रिग लगा हुआ है। तो क्या इसको रिग को, जो ऊपर क्रेन का रिग लगा, इसको सप्लाई माना जाएगा? आंसर इज नो, दे आर नॉट कॉल्ड एज सप्लाई एक्सेप्ट वेयर मींट फॉर सेल। दोस्तों ये आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं, इसकी सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा। लेकिन ये जो क्रेन है, ये जो क्रेन है, इसको आप सेल करने थोड़ा ना लेके जा रहे हो, इसको आप सेल करने थोड़ा ना लेके जा रहे हो, तो इसके ऊपर जीएसटी थोड़ा ना आएगा। ये वही बात कह रहा है। समझ में आई मेरी बात? अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। सो आपको अभी का डिस्कशन क्लियर हो दोस्तों? शेड्यूल नंबर 3 बोलता है कुछ चीजों को ना हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। समझ में आई मेरी बात दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमको क्या डिस्कस करना है, दैट इज कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई का डिस्कशन करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए डिस्कस करें। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बड़ा टॉपिक है दोस्तों, यही मेरे ख्याल से लास्ट सेक्शन है जीएसटी का, सप्लाई टॉपिक का। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। सेक्शन 7 अपना सप्लाई जो है वो खत्म हो गया, और उसके बाद अब हम आगे कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। दोस्तों कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है? देखिए सबसे पहली बात, जीएसटी की जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो आती है सप्लाई होने पे। फिर हमने देखा जी सप्लाई को ओके एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा, जो हमने शेड्यूल 2 में देख लिया। फिर हमने देखा जी कौन सी चीजों को ना सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। अब सेक्शन 8 क्या बोलता है? ओके दोस्तों, जीएसटी की रेट की बात होती है। कई बार आपने देखा होगा मल्टीपल चीजों का दोस्तों कॉम्बिनेशन बना करके सर्विस परोसा जाता है या गुड्स दिया जाता है। जैसे कि हमने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में देखा था वर्क ऑर्डर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज, ठीक है, इरेक्शन मेंटेनेंस कमीशन इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था रेस्टोरेंट एंड केटरिंग की सर्विसेज। दोस्तों अब आप मुझे बताइए, जब रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो दोस्तों खाना खाने के लिए जाते हैं, तो फूड तो गुड्स हो गया, तो उस पर अलग जीएसटी का रेट है। और रेस्टोरेंट वाले आपको एम्बियंस भी दे रहे हैं दोस्तों, एम्बियंस तो सर्विस हो गया, उसके ऊपर अलग जीएसटी रेट है। तो अब हमने क्या किया, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया। समझ में आई मेरी बात? कंपोजिट सप्लाई मतलब ये होता है दोस्तों, सपोज मान लीजिए आप एक सप्लाई के साथ दो सप्लाई कर रहे हैं। सर ऐसा कैसे? सर ऐसा कैसे सर? आप एग्जांपल से समझो। देखिए दोस्तों मैंने दो पिक्चर ले रखी है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, देख पा रहे हैं आप? कंपोजिट सप्लाई में आप होटल में जाते हैं, होटल के साथ में आपको रूम के साथ में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ब्रेकफास्ट क्या है? ब्रेकफास्ट तो गुड्स है। और हॉटलिंग की सर्विसेज क्या है? वो तो सर सर्विस है। तो सर अगर मान लीजिए हॉटलिंग की सर्विसेज पे 18% जीएसटी और फूड पे 5% जीएसटी, अब सवाल ही उठता है कि जीएसटी का रेट क्या होगा। देखिए अगर कोई ओके सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, देखो दो चीजें हैं दोस्तों, एक है कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई।
अगर कोई चीज कंपोजिट सप्लाई होती है तो जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है, जो मेन पर्पस होता है, उस पे जो रेट होता है वही सब में क्लासीफाई हो जाता है। जैसे इस केस में दोस्तों 18% का रेट लगेगा। दोस्तों कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है अगर आपने दो सप्लाई का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने कोई भी दो सप्लाई का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट वाले हैं, तो रेस्टोरेंट वाले दोस्तों सर्विसेज भी दे रहे हैं, फूड भी दे रहे हैं। उन्होंने बोला देखिए कंपोजिट सप्लाई का मतलब, यहाँ ऊपर आप पढ़िएगा, कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजेस ऑफ टू और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। अगर कोई भी दो चीजों को बंडल किया गया है दोस्तों, बंडलिंग, अगर कोई भी दो चीजों को बंडलिंग किया गया है, एक मिनट दोस्तों शायद कुछ कनेक्शन चला गया, एक मिनट।